हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पात्र में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 10 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भ्रूण का विकास। देखिए, भ्रूण का विकास कैसे होता है इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो हमने आपको एक बार बता चुका है कि जब बीजांड होता है, ठीक है, बीजांड कैसा होता है, सही होता है। ठीक है, बीजांड में क्या हुआ कि इसके अंदर ये वाला जो पर्त है, इसमें कितनी कोशिका पाई गई थी, तो 7 कोशिका पाया गया था। ठीक है, अब इसमें हमने आपको बता दिया कि पराग नली में 2 नर युग्मक आए थे। एक नर युग्मक इस अंडाणु के साथ संलयन करता है और एक द्विकेंद्रकी के साथ संलयन करता है। जब यह अंडाणु के साथ संलयन करता है, ठीक है, तो यह 2n की अवस्था में आ जाता है और ये जब इसके साथ द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करता है एक नर युग्मक, तो यह 3n के फॉर्म में आ जाता है, मतलब त्रिगुणित हो जाता है। इसका नाम हम लोग रखे थे युग्मनज। ठीक है, अब यही तो है संलयन। ठीक है, एक n है और दूसरा ये n है। अब n संलयन किए तो ये 2n के फॉर्म में हो गया। अब इसे हम लोग कहते हैं युग्मनज। अब देखिए, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसी युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। इससे ही हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं। भ्रूणोद्भव को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमने लिखा है युग्मनज से। युग्मनज क्या होते हैं, 2n की अवस्था में जो था। ठीक है, युग्मनज से भ्रूण बनाने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण किस में ज़्यादातर पाया जाएगा। देखिए, भ्रूण जो होते हैं यह मतलब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में पाया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये एक बीजपत्री क्या होता है और द्विबीजपत्री क्या होता है। देखिए, एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी पौधा, आवृत्ति बीजी पौधा में क्या होता है कि जैसे आवृत्त बीजी पौधा जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। अब देखिए, द्विबीजपत्री क्या होता है, एक बीजपत्री क्या होता है। द्विबीजपत्री के बारे में हम आज आपको डिटेल में बताएंगे और एक बीजपत्री को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इससे बताने में ही ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं द्विबीजपत्री क्या होता है। हमने यहाँ पे हेडिंग बना लिया है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। युग्मन, अब हमने यहाँ पे लिखा ही है भ्रूणोद्भव क्या होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण की विधि। तो द्विबीजपत्री में क्या होता है, युग्मनज आता है। युग्मनज 2n के फॉर्म में है, तो हमने 2n को दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस 2n में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ से चल रहा है अनुप्रस्थ विभाजन। अब ये जो अनुप्रस्थ विभाजन है यह समान रूप से नहीं होता है। मतलब अगर कहा जाए तो ये असमान रूप से होता है। असमान का मतलब क्या हुआ, इससे मतलब इस युग्मनज से जो निर्माण होगा जिस कोशिका का, उसमें एक कोशिका बड़ी होगी और एक कोशिका छोटी होगी। मतलब हम मान लेते हैं कि ये जो कोशिका है एक इस तरह से हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, एक इस तरह से और एक जो है थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये 2 कोशिका हो गई। अब इसमें हम किसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। इसमें देखिए, ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका है, हमको कैसे पता चलेगा। तो हमने आपको बताया कि ये बीजांड जो होता है, ठीक है, बार बार बनाएंगे नहीं फिगर, हम आपको बता दे रहे हैं कि इसके अंदर ये जो अंडाणु वाला था यहीं पर तो 2n पाया गया था। ठीक है, 2n पाने का मतलब क्या हुआ, ये जो बीजांड द्वार की तरफ है तो इससे हम कहते हैं बीजांड द्वारीय कोशिका। ठीक है, तो इसमें ये जो बड़ा वाला भाग है, बड़ा वाला कोशिका का, इससे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वारीय कोशिका। बीजांड द्वारीय कोशिका। ठीक है,
बीजांड द्वारीय कोशिका होगा, और ऊपर वाला जो है इसे भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, भ्रूणीय कोशिका। ठीक है, देखिए बस हमने अभी क्या बताया कि ये जो युग्मनज है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे दो के कोशिका का निर्माण होता है, एक भ्रूणीय कोशिका होगा और एक बीजांड द्वारीय कोशिका। ठीक है, और क्या होता है देखिए, इसमें ये जो भ्रूणीय कोशिका है इसमें सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है अभी। इसमें ये जो बीजांड द्वारीय कोशिका है इसमें लगातार कोशिका विभाजन होने लगता है। कोशिका विभाजन होने का मतलब क्या हुआ, देखिए हम भ्रूणीय कोशिका को तो वैसे ही दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो बीजांड द्वारीय कोशिका है इसमें लगातार विभाजन हो रहा है। कैसे विभाजन हो रहा है, देखिए इसमें एक कोशिका इस तरह बन गया, फिर एक कोशिका इस तरह बन गया, फिर एक कोशिका इस तरह बन गया, मतलब ये देख रहे हैं कोशिका का लगातार विभाजन हो रहा है। लास्ट में क्या होता है, एक ऐसी संरचना बन जाती है फूली हुई। ठीक है, अब जैसे है ये अवस्था आती है इसमें क्या कहते हैं हम, इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्या, इसका नाम हम लोग रख देते हैं निलंबक, निलंबक जिसे इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है, और ये जो है इसमें ये जो है इसका नाम हम लोग रख देते हैं चूसक कोशिका। ठीक है, चूसक कहिए या चूसड़ कहिए, चूसड़ कोशिका। ठीक है, अब क्या होता है समझिए, बस हमने अभी तक क्या किया कि द्विबीजपत्री में एक युग्मनज लिया जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन किया। अनुप्रस्थ विभाजन होने पर इसमें दो कोशिका का निर्माण हुआ, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। इसमें ये जो छोटी वाली कोशिका है इसका नाम हम लोग रखते हैं भ्रूणीय कोशिका। इसमें ये जो बीजांड द्वार की तरफ कोशिका होती है उसका नाम हम लोग रख देते हैं बीजांड द्वारीय कोशिका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भ्रूणीय कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बीजांड द्वारीय कोशिका लगातार उसमें कोशिका का विभाजन होते जा रहा है। जब इसमें कोशिका का विभाजन होगा तो इस वाले पोर्शन को हम लोग निलंबक नाम रख देते हैं, और इसमें ये जो छोटी सी संरचना उभार के रूप में फूला हुआ है यहाँ पर उसका नाम हम लोग रख देते हैं चूसक कोशिका। अब इसका क्या कार्य है, अब देखिए अब हम क्या किए कि ये मान लेते हैं बीजांड हो गया। ठीक है, अब बीजांड में हम क्या किए, अब यहाँ पर क्या पाया गया था 2n पाया गया। ठीक है, अब 2n से यह किस रूप में परिवर्तित हो गया है, इस रूप में। तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको मतलब ये जो है अब इसका रूप धारण कर लिया है, तो इसको अब हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट को देखते चलिए सब समझ में आएगा आपको। अब इसमें क्या होता है इस तरह से, अब जैसे ही ये अवस्था आती है अब इसमें ये इस तरह से फूल हुआ जो भाग है वह बाहर की तरफ आने लगता है। अब जैसे ये अवस्था आती है तो आपको पता ही होगा कि ये 2n जो है, याद कीजिए सबसे पहले इसमें क्या पाया गया था, बीजांड काय पाया गया था। बीजांड काय से ही तो इसका निर्माण हुआ है ना। तो अब क्या हुआ, क्योंकि बीजांड काय था उससे क्योंकि सभी बीजांड काय में क्या थे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका थे। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। तो गुरु बीजाणु में हमने क्या किया, उसके बाद हमने परागनली के माध्यम से निषेचन कराया जिसमें नर युग्मक थे, तो 2n की अवस्था में आ गया था। अब क्या होता है, इसमें के अंदर जितने भी ये इस तरह से बीजांड काय पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जितने भी अब बीजांड काय पाए जाते हैं, जब यह फूला हुआ संरचना, याद रखिएगा कि जब ये फूला हुआ संरचना जब इस तरह से बाहर आता है तो ये जितनी भी ये सब बीजांड काय दिख रहे हैं सबको वो चूस लेता है, इसीलिए इसका नाम रखते हैं चूसक कोशिका। चूसक कोशिका का मतलब क्या है, सबको चूस लेगा, सबको ख़त्म कर देता है। और जब यह सबको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, तो यह कैसा दिखाई देगा, तब यह इस रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से दिखाई देने लगेगा और केवल यही बचता है।
बस अब इसमें इतना ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अभी आगे है लेकिन जितना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बता दे रहे हैं कि इसमें ये जो चूसक कोशिका है सभी बीजांडकाय को चूसने का कार्य करता है। चूसने का कार्य मतलब क्या हुआ, यह अपना भोजन एक तरीके से ग्रहण करता है, ठीक है। लेकिन अब एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा क्या, जैसे काली मिर्च हो और चुकंदर, ठीक है, आप परिचित होंगे काली मिर्च और चुकंदर से। इसमें क्या होता है कि ये जो भाग निकल रहा है काली मिर्च और चुकंदर में, कुछ भाग जो है बीजांडकाय के रह ही जाते हैं, मतलब इसके निकलने के बाद ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, इसके बावजूद भी किसमें बीजांडकाय रह जाता है, काली मिर्च और चुकंदर में, ठीक है। जब यह बीजांडकाय रह जाता है कुछ भाग उसके, मतलब चूसक कोशिका निकलने के बाद भी बीजांडकाय का जब कुछ भाग रह जाता है तो उसका नाम हम लोग रख देते हैं परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष, ठीक है, याद रखिएगा। पेरिस्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। क्या कि जब चूसक कोशिका निकलता है बीजांड में तो क्या होता है कि उसका बीजांडकाय का कुछ भाग शेष रह जाता है जिसे हम लोग परिभ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट है, आप पहले इतना नोट कर लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। अब जब यह अवस्था आ जाती है तब क्या होता है, देखिए तब क्या होगा, इसमें अब चेंजिंग होगा। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या चेंजिंग होगा, अब देखिए जब यह अवस्था आ जाएगी तो इसमें क्या होता है, इसमें दो कोशिका में यह बट जाता है, ठीक है, एक ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब यह इसी रूप में रहता है, ठीक है। अब इसमें भी इस तरह से किरणें पाए जाते हैं, इसमें नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये दो कोशिका में बट गया, अब फिर से इसमें विभाजन होता है। तो जब इसमें फिर से विभाजन होगा तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से ये बट जाते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, देखिए नोट कीजिएगा, थोड़ा समय लगता है इसको बनाने में और कुछ नहीं। और देखिए इस रूप में आ जाते हैं। जब इस रूप में आ जाते हैं तो क्या होता है, जब यह कोशिका 1 से 2, 2 से 4 में बट जाता है तब इसमें क्या हो जाता है, अब ये देखिए कोशिका जो है अब 4 से जब 8 अवस्था में आती है तब इसमें क्या होगा कि ये जो कोशिका है यह पहले अपने आप को इसी में, ठीक है, इसी में दो भाग में तोड़ लेता है। इसी तरह सभी बट जाते हैं, किस रूप में, इस रूप में, इस तरह से बट जाते हैं। अब जब इस रूप में बटेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसके नीचे वाली कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये इसी तरह रहता है फूला हुआ। इसमें जो ये वाली कोशिका है इसको क्या कहते हैं और ये वाली जो कोशिका है इसको क्या कहते हैं, इसमें ये जो नीचे वाली कोशिका है इसको हम लोग कहते हैं आधारधार कोशिका, ठीक है, आधारधार कोशिका। और ये जो ऊपर वाली है इसको कहते हैं अध्याधार कोशिका, ठीक है। ये कोशिका लिख लीजिएगा। अब इसमें तो ये तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब देखिए आधारधार कोशिका, अध्याधार कोशिका, अब मेन खेला इन्हीं दोनों का है और किसी का नहीं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का ज़्यादा वर्क है। और आप इसमें क्या अभी तक पढ़ेंगे, सोचिए युग्मनज हुआ, इसमें तो कोशिका का निर्माण हुआ जो कि असमान विभाजन होने के बाद, फिर इसमें भ्रूणीय कोशिका विभाजन नहीं करती है, केवल बीजांडद्वारी कोशिका करती है। उसके बाद क्या हुआ, दो कोशिका का निर्माण हुआ, एक निलंबक और एक चूसक कोशिका। फिर उसके बाद क्या होता है कि भ्रूणीय कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाता है, दो कोशिका से 4 कोशिका में, 4 कोशिका से 8 कोशिका में। जब 8 कोशिका में विभाजित हो जाती है तो नीचे वाले, मतलब ये जो आधार ही हुआ एक तरीके से, जो आधार वाले भाग से जुड़ा होता है उसे आधारधार कोशिका कहते हैं और जो ऊपर की ओर से जुड़ा होता है उसे कहते हैं अध्याधार कोशिका। अब ये जो आधारधार कोशिका है इससे क्या निर्माण होता है और अध्याधार कोशिका जो है इससे क्या निर्माण होता है, अब हम सबको इरेज करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए।
हमने यहाँ पर लिख दिया कि आधारधार कोशिका किसे कहते हैं और अध्याधार कोशिका किसे कहते हैं। देखिए किसे कहते हैं ये तो हमने नहीं लिखा, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं ये हमने लिखा, क्योंकि ये कितने प्रकार के होते हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं, किसे कहते हैं इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो देखिए आधारधार कोशिका किसे कहेंगे, तो आधारधार कोशिका जो है वो दो प्रकार के होते हैं जिसे कहते हैं, एक होता है मूलांकुर, एक होता है बीजपत्राधार। ठीक है, बीजपत्राधार। तो देखिए मूलांकुर को हमने इंग्लिश में भी लिख दिया कि रेडिकल कहते हैं, और ये जो बीजपत्राधार है इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब ये जो अध्याधार कोशिका है ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो एक है बीजपत्र, दूसरा है प्रांकुर, तीसरा है बीजपत्रोपरक। ठीक है, तो बीजपत्र जो है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोटिलिडीन, प्रांकुर जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लूम्यूल, और बीजपत्रोपरक जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर में इनका क्या कार्य है, कैसे है और क्यों है इनका कार्य। ठीक है, अब आपको सबसे पहले आपको याद क्या करना होगा। देखिए आप अगर अभी के अभी वीडियो पॉज करके अगर आप ये 5 नाम याद कर सकते हैं ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कहना ये रहेगा कि आप इन 5 का नाम याद रख लीजिए। क्या कि आधारधार कोशिका जो होती है एकदम चिल्ला कर जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप बोलिए क्या कि आधारधार कोशिका और अध्याधार कोशिका। आधारधार कोशिका 2 प्रकार का होता है, मूलांकुर हो गया और दूसरा है बीजपत्राधार। ठीक है, अध्याधार कोशिका जो है ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है बीजपत्र, दूसरा है प्रांकुर और तीसरा है बीजपत्रोपरक। ठीक है, आप इन 5 का नाम तुरंत के तुरंत याद करके उसके बाद नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या परिवर्तन होता है। देखिए इसके आगे क्या परिवर्तन होगा, ये जो सेल है जितनी भी कोशिका 8 कोशिका हमने दिखाया है यहाँ पे, तो इसमें अब क्या होता है यह एक गोलाकार रूप धारण करने लगती है। ठीक है, गोलाकार रूप धारण करने का मतलब क्या होगा कि ये जो है कुछ इस तरह से विभाजित होकर इस तरह से रूप लेने लगती हैं। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कि कोशिका ही तो है, विभाजन करना इन लोग का काम ही है। ठीक है, जब इस रूप में आ जाती हैं तो नीचे वाली जो सेल है, अब हमने पेन का कलर चेंज किया तो आप ये मत सोचिएगा कि ये ब्लू वाला जो है इसने नहीं बल्कि इसने ये रूप धारण किया, नहीं, इसमें अब ये वाला जो है ये तो वैसे ही अब रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका कार्य जो था हमने बता दिया आपको कि यह क्या करता है, इसमें अब ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब जब यह अवस्था आ जाती है, जब यह कोशिका जो 8 कोशिका एक गोल कोशिका का रूप धारण कर लेते हैं, तब क्या होता है इस कोशिका में एक खाज उत्पन्न होता है। खाज उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बैलून है। ठीक है, आप उस बैलून को एकदम फुला दीजिए, फुलाने पर क्या होता है कि आप उसमें अंगुली डालिए, तो अंगुली डालने पर क्या दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए यही मान लीजिए एक बैलून है। ठीक है, अगर हम इसमें अंगुली डाल दें इस तरह से तो यह कैसा दिखाई देगा, जब हम इसमें अंगुली डाल देंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि नहीं, सॉरी इस तरह, हाँ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो कोशिका है इसमें खाज एक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम इसमें बताने जा रहे हैं कि ये जो कोशिका है जब एक अच्छे से गोल आकार में हो जाता है तो क्या होता है इस कोशिका में एक खाज उत्पन्न होता है। जब खाज उत्पन्न होगा तो यह कैसा होगा, तो देखिए अब हम इस यहाँ पर बताने जा रहे हैं, यह कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। ये कुछ इस रूप में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक खाज उत्पन्न हो गया।
जब इसमें खाज उत्पन्न हो गया तो इसमें कोशिका जो है सेल डिवीज़न किया। अब सेल डिवीज़न होने पर क्या हुआ कि ये जो है कुछ इस रूप में आ जाता है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, आपको समझ में सब आ जाएगा। अब जैसे यह अवस्था आती है तब क्या होता है, में जब यह अवस्था आ जाता है तो यह खाज जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, देखिए अब इसमें कुछ इस तरह से चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब फिर से कोशिका का विभाजन होगा। फिर से कोशिका हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से इसने विभाजन कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब इसमें ये जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, बस ये आप ध्यान दे दीजिएगा। बस क्या होगा, देखिए जैसे ही यह अवस्था आती है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक होता है मूलांकुर, एक होता है प्रांकुर। अभी तक यह क्या हो रहा था, इसमें आधारधार कोशिका और अध्याधार कोशिका में ही तो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये जो नीचे की कोशिका है इसमें तो कोई भी परिवर्तन अब नहीं हो रहा है। तो ये जो अब कोशिका उत्पन्न हुई है, ठीक है, तो इसको हम कुछ इस रूप में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्यों इस रूप में दिखा रहे हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि जब यह अवस्था आती है तो यहाँ पर जो कोशिका पाई जाएगी, ठीक है, इसको हम दूसरे पेन से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें अब यहाँ पर जो कोशिका पाई जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक कोशिका पाई जाएगी और एक कोशिका पाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इस खाज के पास जो कोशिका पाई जाती है पास में, और इससे जो दूर पाई जाती है, देखिए जो खाज के पास में पाई जाती है उसको कहते हैं प्रांकुर। प्रांकुर, और इस ये जो खाज है इससे दूर जो है इसमें पाया जाता है, मतलब इसमें पाया जाएगा, इसमें को हम लोग कहते हैं मूलांकुर। ठीक है, मतलब खाज जो है इससे प्रांकुर, और ये जो मूलांकुर है मतलब खाज से दूर है, इससे मूलांकुर कहते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नहीं, हम अभी से ही समझा रहे हैं। जैसे ये जब अवस्था आती है प्रांकुर, अभी तक हम क्या दिखाते रहे, क्योंकि ये बीजांड का भाग है। ठीक है, बीजांड के अंदर ये कोशिका पाई गई थी, तो ये क्या था कि बीजांड को सारे को मतलब चूस लिया था। अब क्या होता है, इससे मतलब ये वाला जो भाग है यह ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो भाग है यह नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब इसे समझिए जमीन पर, मान लीजिए यहाँ पर ये जमीन की परत होगी, इसमें ये वाला जो भाग है नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला भाग ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब ये भाग नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, जब ये भाग नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे जाने पर किसका निर्माण होगा, जड़ का निर्माण होगा। और देखिए मूलांकुर, मूल किसे कहते हैं हम लोग, जड़ को ही तो कहते हैं, तो वही भाग है मूलांकुर। मूलांकुर से मतलब हम यह कह सकते हैं कि मूलांकुर से किसका निर्माण होगा, जड़ का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये प्रांकुर, प्रांकुर का मतलब क्या हुआ, जैसे छोटा पौधा रहता है तो कहते हैं इसका तना लंबा है या छोटा है, मतलब क्या होता है कि प्रांकुर से तना का निर्माण होता है। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब ये भाग हालांकि यह 11th का पार्ट है और 12th में बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है, जो 11th में नहीं अच्छे से पढ़ा रहेगा उसको ये वाला भाग जल्दी नहीं समझ में आएगा 12th में। ठीक है, लेकिन हमने पूरा कवर किया हुआ है, आप अच्छे से बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मूलांकुर से किसका निर्माण हुआ, जड़ का निर्माण होता है, और प्रांकुर से तना का निर्माण होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको नोट करना होगा। जब यह पॉइंट आप नोट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब हम इस भाग को न दिखा करके केवल इस ऊपर वाले भाग को दिखा दे रहे हैं। अब क्या होगा, देखिए इसमें यहाँ पर तो इस तरह से हमने कोशिका को दिखा दिया।
ठीक है। अब क्या होता है देखिए, अब इसमें ये जो मूलांकुर है, यहाँ पर हमने प्रांकुर को दिखा दिया और यहाँ पर हम मूलांकुर को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो प्रांकुर है, पहले हम लिख रहे हैं, ग्रीन कलर वैसे दिखता नहीं है, मूलांकुर हो गया, ये मूलांकुर होगा और ये प्रांकुर हो गया, ठीक है। अब मूलांकुर से हमने आपको बताया था कि इससे किसका निर्माण होता है, सॉरी इससे किसका नहीं, क्योंकि आधारधार कोशिका था और एक अध्याधार कोशिका था। आधारधार कोशिका में क्या क्या पाया गया था, मूलांकुर पाया गया था और बीजपत्र धार पाया गया था, ठीक है। कि और ये जो प्रांकुर है इसमें क्या क्या, सॉरी अध्याधार कोशिका जो है इसमें प्रांकुर पाया गया था, बीजपत्र पाया गया था और एक बीजपत्रोपरिक पाया गया था, ठीक है। तो बीजपत्र क्या होता है, बीजपत्रोपरिक क्या होता है, मूलांकुर तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो भाग है ना, ये दोनों जो ये बीज के ये जो दिखाई दे रहा है दोनों खाच, इसे हम लोग कहते हैं बीजपत्र, ठीक है। ये वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजपत्र कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो प्रांकुर है इसका आसपास का ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो आसपास का इसका एरिया है इसे हम लोग कहते हैं बीजपत्रोपरिक, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, बीजपत्रोपरिक। ये देखिए, अब हमने आपको बता दिया कि अध्याधार जो कोशिका था ये 3 प्रकार का था, एक प्रांकुर हो गया और बीजपत्र और बीजपत्रोपरिक। तो मूलांकुर सॉरी प्रांकुर जो है इसके आसपास का एरिया जो है वह बीजपत्रोपरिक कहलाएगा और ये जो है ये जो बीजपत्र है अब ये हो जाएगा बीजपत्र, ठीक है। बीजपत्र क्या होगा कि इसमें जो दो खाच उत्पन्न होगा, दोनों खाच अलग अलग हो जाता है और ये भाग जो है यही बीजपत्र कहलाता है। तो इसी तरह क्या होगा कि ये जो मूलांकुर है, ठीक है, तो मूलांकुर के आसपास जो कोशिका पाई जाएगी इसे हम लोग कहते हैं क्या, बीजपत्राधार, बीजपत्राधार। अब जो नहीं उसको पता रहेगा कि आधारधार कोशिका क्या होता है, अध्याधार कोशिका क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सारा पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन 11th के चैप्टर में, ठीक है। अब क्लास 11th में, सॉरी 11th के चैप्टर में क्लास 11th में ये सब बताया गया है, ठीक है। तो आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास का मतलब क्या हुआ। इसमें ये जो भाग है इसी को देखकर लोग बताते हैं कि यह द्विबीजपत्री है या फिर एक बीजपत्री है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अब ये जो बीजपत्र है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कोई भी पौधा जब उग रहा है, ठीक है, जब कोई पौधा बना तो सबसे पहले उसमें जो पत्ता का निर्माण होता है वह होता है बीजपत्र, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें जो इसका भी निर्माण होगा, मतलब कोई भी पौधा सबसे पहले जो उगता है उसमें जो सबसे पहले पत्ती आती है वह बीजपत्र से ही आता है। ये जो बीजपत्र है इसको हमने इंग्लिश में कहा था कॉटिलिडन, ठीक है। अब ये जो कॉटिलिडन है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है मोनोकॉटिलिडन, एक होता है डाइकोटिलिडन। अब मोनोकॉटिलिडन क्या होता है, डाइकोटिलिडन क्या होता है, देखिए डाई में आया डाई, अगर हम लोग लिखते हैं तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, डाई। डाई का मतलब क्या हुआ, 2, ठीक है। मोनो का मतलब क्या हुआ, 1, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आता भी है, 2 बार रहता है तो डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन क्या होता है तो समझिए। डाइकोटिलिडन क्या होता है कि ऐसा बीज जो मतलब ऐसा फल कह सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ जो 2 भाग में डिवाइड हो जाए। जैसे आप मटर ले लीजिए, ठीक है, मटर का जो बाहरी खोल होता है उसको हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है कि जो मटर है वह 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और वह बराबर भाग में डिवाइड होता है। तो वह किस में आएगा, वह आएगा डाइकोटिलिडन में, ठीक है। जैसे आम हो गया, आम में क्या होता है, आम को भी हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं और बराबर भाग में तोड़ सकते हैं, तो वह भी डाइकोटिलिडन में आएगा। चना हो गया, उसको भी हम लोग 2 भाग में तोड़ सकते हैं तो वो भी डाइकोटिलिडन आएगा।
ठीक है। अब मोनोकोटिलिडन क्या होता है, जैसे चावल हो गया, क्या चावल को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, तो वह किस में आएगा? मोनोकोटिलिडन में। गेहूं को क्या हम दो बराबर भाग में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो किस में आएगा? वह आएगा मोनोकोटिलिडन में। ठीक है, तो बहुत से एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया कि मोनोकोटिलिडन क्या होता है, डाइकोटिलिडन क्या होता है। तो ये डिसाइड कौन करता है, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन? यही मतलब बीजपत्र, क्योंकि बीजपत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं कोटिलिडन। कोटिलिडन दो प्रकार का होता है, मोनो डाई। ठीक है, इन सब का हमने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। तो द्विबीजपत्रीय भ्रूण का विकास कैसे होता है, आपको इतना पॉइंट याद रखना होगा। और ये जो बीजपत्र है, इसमें भोजन को ये संचित रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको हमें लग रहा है कि हमने जितना कुछ भी बताना था समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Thank you.